The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिससे आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को डायरेक्टली रिलेट करते हो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के साथ। सबसे पहले इस कोर्स के अंदर आप लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े जिनसे आप लोग W कैलकुलेट करते हो अगर आपके पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो या फिर आपके पास पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो। उसके बाद आप लोगों ने दो थ्योरीज को पढ़ा, एनसेंबल हाइपोथेसिस और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एनसेंबल हाइपोथेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में था, तो उसका आप लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसके अंदर आप लोगों ने कैनोनिकल एनसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल और कैनोनिकल एनसेंबल की बात की। उसके बाद आप लोगों ने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद हम लोग हर एक मोशन के कोरेस्पोंडिंग अपने पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे थे। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आप लोग वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट कर चुके हो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके CSIR नेट के या फिर गेट के थे उनको भी आप लोग सॉल्व कर चुके हो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया था और आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से आप लोग इसका डेरिवेशन करते हो या फिर किस तरीके से आप लोग ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को डिटरमाइन करते हो। आज इस क्लास के अंदर हम लोग अपने ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर पूछे गए हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ एकेडमी। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं और अभी तक हम लोग 7 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ RJ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है और उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को ढूंढना है और वहाँ से आपको लेक्चर्स देखने स्टार्ट कर देने हैं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर अलग से आपको मैंशन किए हुए मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग अपने CSIR नेट की और गेट एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के हम लोग अभी तक 7 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में मैंने आपको ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराकर छोड़ दिया था और उससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपके वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड थे। तो CSIR नेट के और गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन से वो मैं आपको दिखा चुका हूं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को स्टार्ट किया था। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास हम लोगों ने कहां पर छोड़ी थी, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को पढ़ते वक्त। और इसको पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जब आप लोग एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो तो उनके बीच में गैप जो होता है वो गैप आपका बहुत बहुत छोटा होता है KT के मल्टीपल से। अगर उसका गैप बहुत छोटा हो जाता है तो आपको वो कंटिन्यूस लेवल से दिखते हुए नजर आते हैं। अगर आपको वहां पर एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस फॉर्म में दिखेंगे तो वहां पर आप लोग समेशन का यूज नहीं करोगे, इंटीग्रेशन का यूज करोगे। ये बात बोलकर मैंने लास्ट क्लास को खत्म किया था और उसके बाद मैंने आपको लिमिट से बताई थी आपको लिमिट किस तरीके से चेंज करनी है। तो उस केस के अंदर आपको लिमिट 1 से इन्फिनिट की जगह आप लोग वहां पर 0 से इन्फिनिट भी ले सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है कि आप लोग 0 स्टार्ट करो या फिर 1 से स्टार्ट करो अगर आपके एनर्जी लेवल कंटिन्यूस है। वाइब्रेशन के केस के अंदर हम लोगों की जो लिमिट थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, इंटीग्रेशन हमें करना भी नहीं था तो हमें वहां पर ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं, वहां पर हमने इस चीज़ को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन ट्रांसलेशन को पढ़ते वक्त आप लोग इंटीग्रेशन करने वाले हो और अगर आपकी लिमिट्स 0 से इन्फिनिट होगी तो उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को आप लोग पढ़ चुके हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिमिट्स को भी चेंज कर रहे हैं ताकि आपका इंटीग्रेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और आपको ज़्यादा इंटीग्रेशन से याद करने ना पड़े और कुछ ही इंटीग्रेशन याद कर आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को और क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ सको और साथ ही साथ आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ पर जोड़ सकते हो। देखिए, क्वांटम केमिस्ट्री बेस है फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आप लोग MSc लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो तो। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा तो बाकी चैप्टर्स को पढ़ते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोग MSc लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो। इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी आपको क्वांटम केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। क्वांटम केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का जो हाफ टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन का, इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपको एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने हैं और वो ड्रॉ करने आपने सीखे थे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगी और साथ ही साथ आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी समझ में आएगी क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ और सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री के जो फंक्शंस आप लोगों ने निकाले
थे, उन फंक्शंस का ही काम है। अगर फंक्शन आपको पता है तो बाकी सब चीज़ें आप लोग आराम से कर लोगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ही बेस्ट चैप्टर हो जाता है, आपको उसको ज़रूर कवर करना है। और आपको आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर क्वांटम केमिस्ट्री का पूरा कोर्स देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आपको देखना है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। तो वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन से। हमें अपने फंक्शन को डिटरमाइन करना है, और डिटरमाइन करने के लिए अभी आपने कहा कि आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन अगर आप लोग करना है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आप लोग यूज करने वाले हो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा। अगर आप लोगों के पास बायो थी, आप लोग बायो साइड के हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आपको उसको इंटीग्रेशन को डायरेक्टली याद ही करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग बायो साइड के हो या मैथमेटिक्स साइड के हो, तो आपको सिर्फ उसके फॉर्मूले को याद करना है, चाहे आप मैथ साइड के हो या फिर आप बायो साइड के हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप लोग बायो साइड के हो तो बिल्कुल भी इन टॉपिक से घबराया मत किया करो कि इसके अंदर मैथमेटिक्स का यूज होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसको आप लोग एज सच डायरेक्टली याद करते हो। तो अगर याद ही करना है तो उसके अंदर तो फिर बायो के बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं याद करने के अंदर, फॉर्मूले को याद करने के अंदर, तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं। तो बायो के बच्चे बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। अगर आपको सिर्फ इस चीज़ से डर लगता है कि इसमें मैथमेटिक्स आएगी तो उसके बाद तो डरने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। मैथमेटिक्स का पोर्शन याद करना है, उसके याद होने के बाद सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अगर आप लोग उसे अच्छे से पढ़ो तो। ज़्यादा मैथमेटिक्स जो है उसको आपको तो याद ही करना है। तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री भी पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ना है। ये तीनों यूनिट्स मिलकर CSIR नेट के अंदर कम से कम 30 मार्क्स की आपसे पूछ जाएगी एग्जाम के अंदर। क्वांटम केमिस्ट्री की 4 यूनिट्स है, एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की है और एक आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की है। तो ये पूरी आपके पास 5 यूनिट हो जाती है, और ऑन एन एवरेज एक यूनिट आपकी 7.5 से 8 मार्क्स की आती है। तो ये आपके पास जो 5 यूनिट है ये 30 से लेकर 40 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी CSIR नेट में, और बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम पढ़नी है, बाकी ये तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हो, इसकी जरूरत आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पड़ती है जब आप लोग बाद में जाकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को पढ़ते हो। इसीलिए मैंने अभी केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स को रोक रखा है। एक बार आपकी स्टैटिस्टिकल खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग काइनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और फिर आपको जो स्टैटिस्टिकल का पार्ट वहाँ पर जरूरत पड़ेगी ताकि वो आपको चीज़ें समझ में आए। इसीलिए मैं आपको पहले स्टैटिस्टिकल करा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको काइनेटिक्स के लेक्चर भी कंटिन्यू कर देंगे। तो स्टैटिस्टिकल खत्म होने वाली, तो काइनेटिक्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए, उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर देता हूं। तो फॉर्मूला आपके सामने जो मैंने आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था, जब हम लोग SHO को पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, x रेज टू द पावर n इनटू में e रेज टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर का, जहां पर आपके पास जो बीटा है और ये जो n है ये क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर dx का, अगर आप इसके इंटीग्रेशन को i बोलोगे तो उसका इंटीग्रेशन आप किस तरीके से सोल्व करते थे। अगर आपके पास जो ये पावर थी, ये जो आपके पास x के ऊपर पावर है ये n, अगर ये n आपकी ओड हुई तो आप इंटीग्रल को सीधा 0 कर देते थे। अगर आपके पास ये n की पावर इवन हुई तो आपके पास फॉर्मूला निकलता था गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1/2। इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते थे। n भी आपको पता था, बीटा भी आपको पता था, आपको गामा फंक्शन का यूज करना था और यहाँ पर n की और बीटा की वैल्यू को पुट करना था, और आपका इंटीग्रेशन निकलकर आपके सामने आ जाता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपके पास इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स आपने यूज की थी, वहां पर वो आपने लिमिट यूज की थी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट की। लेकिन ट्रांसलेशन मोशन के पार्टीशन फंक्शन को पढ़ते वक्त जो लिमिट्स आपने ड्रॉ की है वो आपने ड्रॉ की है 0 से इन्फानाइट। इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप लोग एज सच यूज नहीं कर सकते। अगर इस फॉर्म की आपके पास पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन आएगी तो, जो कि इसी फॉर्म की आएगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो फॉर्म आपके पास कुछ इस टाइप की बनेगी कि x के ऊपर कोई पावर होगी e रेज टू द पावर माइनस बीटा, फिर उस x के पावर 2 होगी, कुछ इसी टाइप की फॉर्म बनेगी। इसीलिए मैं आपको इसको पहले बता रहा हूं। लेकिन जो लिमिट्स है वो आपकी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट नहीं होगी, वो लिमिट्स आपकी 0 से इन्फानाइट होगी। इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री के सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीडेटर को, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी मैंने एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट कराया था SHO के केस के अंदर, उस केस में मैंने आपको इस फॉर्मूले को बताया हुआ है। तो ये फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी याद है। अब जो चीज आपको याद करनी है, अगर आप इसकी लिमिट्स को 0 से इन्फानाइट कर देते हो, अगर आप इसकी लिमिट्स को सेम, आपके पास यही फॉर्म है, x रेज टू द पावर n यहां पर है, x रेज टू द पावर n आपके पास इस इंटीग्रेशन में भी है, e रेज टू द पावर माइनस बीटा का x स्क्वायर है, e रेज टू द पावर माइनस बीटा का x
एक्स स्क्वायर है, dx आपका क्या है, वेरिएबल है, तो वो आपने सेम है, यानी कि आपके पास फॉर्म सेम है बस, और बस लिमिट्स का ही चेंज है, यहाँ पर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट और यहाँ पर आपके पास 0 से इन्फानाइट की। तो रिजल्ट में भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ये जो आपके पास रिजल्ट पहले निकल कर आया था इवन के केस के अंदर, उसके आगे आपको सिर्फ 1/2 करना है, और इस केस में अगर आपका n इवन होगा तब भी यही वैल्यू, n ओड होगा तब भी यही वैल्यू। अगर आपके पास ऊपर वाला इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट इन माइनस के इन्फानाइट से प्लस का इन्फानाइट है, उस केस के अंदर n के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंटीग्रल क्या होगा। n अगर आपका ओड होगा तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, n आपका इवन होगा तो इंटीग्रल आपका हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1/2। लेकिन अगर आपके यहाँ पर लिमिट को चेंज कर 0 से इन्फानाइट कर देते हो तो उस केस के अंदर जो आपका i है वो n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। n अगर आपका इवन हुआ तब भी आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर n आपका ओड भी हुआ या फिर इवन भी हुआ तब भी आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो बस आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद आपको उसको डिटरमाइन करना है और उसके बाद आपको डायरेक्ट पार्टीशन फंक्शन को ही याद करना है। अगर ये इंटीग्रेशन याद ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका यूज हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, डेरिवेशन को करते वक्त करने वाले हैं। तो अगर आप लोग डेरिवेशन याद ना करो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, तब भी आपका एग्जाम में काम चलेगा, क्योंकि आपके पास तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल बेस आएंगे जो कि डायरेक्टली बेस होगा पार्टीशन फंक्शन के ऊपर, तो हम लोग डायरेक्टली उसी को ही याद करेंगे। अभी के लिए मैं आपको डेरिवेशन यहाँ पर करा देता हूँ। तो ट्रांसलेशन मोशन में कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आपको ये भी पता है कि पार्टीशन फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो उसका यूज करके हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टीशन फंक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं ट्रांसलेशन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1D, मैं यहाँ पर 1D लेकर चल रहा हूँ, इसका मतलब आपके सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर आपका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अगर एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर हो रहा है तो जनरली हम लोग किसको लेकर चलते हैं, x को लेकर चलते हैं, यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब आपको पता है डेफिनेशन जो आपका q होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ gi e रेज टू द पावर माइनस ei अपॉन में kt। अगर आपको gi पता चल जाए, आपको ei पता चल जाए, यानी कि हर एक लेवल की एनर्जी पता चल जाए और हर एक लेवल की डीजेनेरेसी पता चल जाए, तो आप लोग उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे और आपका पार्टीशन फंक्शन निकल कर आ जाएगा। तो ये gi की वैल्यू और ei की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिलती है क्वांटम केमिस्ट्री से। और ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ते वक्त हमने वहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पढ़ा था, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ा था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 1D पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यूज कैसा करेंगे, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का यूज करेंगे। और पार्टिकल इन 1D बॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, n² अपॉन में 8 ml²। और मैंने आपको कहा था कि जो आपकी डीजेनरेसी होती है वो क्या होती है, हर एक एनर्जी लेवल की 1 ही होती है इन केस ऑफ 1D। और 1D के केस के अंदर आपके पास डीजेनरेसी कंसेप्ट आता नहीं है, और अगर डीजेनरेसी नहीं होगी तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास 1 ही रहेगी। तो ये चीज आपको पता है क्वांटम केमिस्ट्री से, वहां से इन वैल्यूज को मैंने उठाया है और सीधा हम लोग कहां पुट करने वाले हैं इसको, अपनी डेफिनेशन जो आपका पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला था उसके अंदर हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो gi की जगह मैंने क्या रख दिया, यहां पर 1 रख दिया, 1 डॉट आपके पास यहां पर आगे क्या था, e रेज टू दी पावर, एनर्जी क्या हुई आपके पास n² अपॉन में 8 ml²। ये क्या है आपके पास, ei है, राइट। उसके बाद आपके पास kt यहां पर था, तो kt मैंने यहां पर एज इट इज वापस से लिख दिया, इनटू में dn यहां पर आपके पास क्या है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर है जो आपके पास एनर्जी लेवल से, जिसकी लिमिट आपने क्या सेट करी है, अभी 0 से इन्फानाइट सेट किया। तो लिमिट को मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, 0 से इन्फानाइट कर दिया। अब अभी हम लोगों ने एक इंटीग्रल पढ़ा है और मैंने आपसे कहा था कि उसका हम यूज करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको इस इंटीग्रेशन को, आपने जो फॉर्म पढ़ी है उसके अंदर आपको इस इंटीग्रेशन को भी देखना है। जो फॉर्म हमने पढ़ी थी वो किस टाइप की थी, x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस बीटा x का स्क्वायर। अब यहां पर भी आपके पास एक n है, यहां पर भी आपके पास एक n है, तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस n की जगह कोई और कांस्टेंट ले लेता हूं। बेसिकली आपके पास n सिर्फ क्या था, n आपके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट ही तो था। तो मैं इस कांस्टेंट की जगह किसी और को यहां पर ले लेता हूं। मैं क्या लेता हूं, किसी कांस्टेंट को, मान लीजिए मैंने यहां पर p लिख दिया। तो आपने अभी किसी फॉर्म को पढ़ा है, x रेज टू द पावर कांस्टेंट e रेज टू द पावर माइनस बीटा x रेज टू द पावर स्क्वायर। इसका आपके पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आपने पढ़ा है समेशन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1/2। लेकिन क्योंकि मैंने अभी यहां पर n को यूज नहीं किया, मैंने यहां पर p को यूज किया, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, p प्लस 1/2 के ऊपर गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू द पावर p प्लस 1/2। यहां पर भी क्या आएगा आपके पास, p आएगा। अगर आप इस फॉर्म को यहां पर देखो तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, 1 है। इस केस में जो आपका वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, n है। अगर आपके पास यहां पर स्टार्टिंग के अंदर n रेज टू द पावर कुछ कांस्टेंट आ जाए तो ये जो फॉर्म आपके पास बनी है वो सेम आपके पास कुछ इस टाइप की बन जाएगी। यहां पर आपके पास x वेरिएबल था, तो x रेज टू द पावर p
x के ऊपर कोई कांस्टेंट e रेज टू द पावर माइनस कांस्टेंट के साथ आपका x का स्क्वायर। सेम आपके पास यहां पर बनी हुई है n रेज टू द पावर कांस्टेंट की फॉर्म आप यहां पर ड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद e रेज टू द पावर माइनस कांस्टेंट आपके पास इसका जो भी टर्म आपके पास यहां पर है h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर kt, ये सारी की सारी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू में n का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है एकदम सेम फॉर्म आपके पास यहां पर बनी हुई है। तो n रेज टू दी पावर कांस्टेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर n रेज टू दी पावर 0 लिख सकते हो, किसी के ऊपर भी पावर क्या रहेगी आपके पास 1 रहेगी, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया n रेज टू दी पावर 0। अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है ये एक सेम फॉर्म का है जो आपने अभी भी पढ़ा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस बीटा x स्क्वायर, लिमिट भी आपके पास क्या है 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट, और इससे आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता है क्या होता है 1/2 इंटू में गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन में बीटा रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। तो यहां पर आपके पास जो n है वो क्या है, n की जगह यहां पर क्या है 0 है, तो n आपका 0 हो जाएगा, और बीटा पर क्या हो जाएगा जितना भी कांस्टेंट आपके पास अटैच है n स्क्वायर के साथ ये सारा आपका क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। नेगेटिव साइन यहां पर इस वाले इंटीग्रेशन में था, नेगेटिव साइन आपका यहां पर भी था, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। बीटा क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास h स्क्वायर अपॉन में 8mlx का स्क्वायर kt। एल के जो मैंने सब्सक्रिप्ट यूज किया यहाँ पर x, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपका जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, इसका ज्यादा यूज यहाँ पर नहीं है। तो जो मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज किया है l के नीचे x, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, ये l के साथ मल्टीप्लाई के अंदर x नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, n की वैल्यू आपको पता है 0 है, बीटा की वैल्यू आपको पता है h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर kt है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को आपने क्या किया है फॉर्मूले के अंदर पुट किया है, और जो आपका पार्टीशन फंक्शन निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा गामा ऑफ 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 अपॉन में 2 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर kt का अंडर रूट। तो ये आपका निकल कर आ गया q1d। अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इस गामा फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इस गामा फंक्शन को सोल्व करना मैंने आपको कहाँ सिखाया था, वहीं पर क्वांटम में सिखाया था, जिस तरीके से मैं इसको सोल्व करता हूं, तो यहाँ पर मैं उसी का यूज कर रहा हूं। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपका गामा फंक्शन ऑफ 1/2 गिवन होगा तो वो किसके बराबर होता है, रूट पाई के बराबर होता है। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, रूट पाई के बराबर होगा, ये मैंने आपको वहां पर बताया था। उसके बाद अगर आप लोगों को गामा फंक्शन ऑफ 3/2 निकालना है, जो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्वांटम केमिस्ट्री के मतलब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, लेकिन क्वांटम में जरूरत पड़ रही थी, मैंने आपको वहां पर क्या बताया था कि गामा फंक्शन ऑफ 3/2 क्या होगा, 3 के बाद जो अगला जो आपके पास पीछे का जो आपके पास ओड नंबर होता है कौन सा होता है 1, तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू में रूट पाए। यहां पर क्या करना है, अगर आपके पास गामा फंक्शन ऑफ 5/2 होगा तो इससे पीछे ओड नंबर क्या होगा, आपके पास 3 होगा तो 3/2, फिर क्या होगा 1, फिर 1/2 इंटू में रूट पाए। अगर आपके पास गामा फंक्शन ऑफ 7/2 है तो वो क्या होगा आपके पास 5/2, 3/2, 1/2 इंटू में रूट पाए। यहां पर आपके पास 1/2 भी आएगा, ये क्या हो गया 5/2, 3/2 इंटू 1/2 इंटू में रूट पाए। तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते थे, ये मैंने आपको वहां पर बताया था कि गामा फंक्शन को आप किस तरीके से खोलते हो। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, गामा ऑफ 1/2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा भी डेरिवेशन को पढ़ते वक्त कि डेरिवेशन आपका कहां पर आगे खत्म हो गया, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, जिसको आपको एक्सपेंड करना नहीं आता, तो उसका एक्सपेंशन मैंने सीख लिया है, तो फटाफट से उसके एक्सप्रेशन के अंदर क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैंने गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर रूट पाई लिख दिया। नीचे आपके पास क्या था 2h, h का स्क्वायर था, उसके ऊपर क्या था रूट था, तो क्या बच गया यहाँ पर 2h, अब ऊपर मैंने क्या लिख दिया, इसके नीचे था यहाँ पर ये 8mlx kt का रूट, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया, और 2 आपके पास फॉर्मूले में स्टार्टिंग से ही था। 1/2 था, गामा फंक्शन 1/2 था, गामा फंक्शन 1/2 जो मैंने क्या लिखा, रूट पाई लिखा। नीचे आपके पास क्या था h स्क्वायर अपॉन में 8mlx kt का आपके पास अंडर रूट था, तो h स्क्वायर से h बाहर निकल गया, जो नीचे था वो मैंने ऊपर लिख दिया एज इट इज अंडर रूट में, और 2 आपके पास पहले से ही था। तो इस तरीके से आपने क्या लिख दिया, q1d लिख दिया। आप इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग इसे इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। मैंने इस 8 के रूट को इस 2 से काटा हुआ है, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी qd की 2 पाई m kt के ऊपर अंडर रूट है डिवाइडेड बाई 2h है, इनटू में क्या है lx है। इस फंक्शन को आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फंक्शन, क्योंकि आपको इसकी डायरेक्टली जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। ये आपके पास जो फंक्शन है ये q1d का है, अगर आपने q1d का याद कर लिया तो 2d का भी आपको याद हो जाएगा, 3d का भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको फीचर्स बताए थे पार्टीशन फंक्शन के, मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो आपके पास Q ट्रांसलेशन होता है, जो आपके पास Q होता है, जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। अगर आपको Q3D निकालना पड़ेगा तो आपको Q1D को मल्टीप्लाई करना है x के डायरेक्शन के अंदर जो है, फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको Q1D ऑफ y के डायरेक्शन के अंदर, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है Q1D ऑफ z के डायरेक्शन के अंदर। अगर आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, Q3D निकल जाएगा x y z कोऑर्डिनेट के अंदर, क्योंकि आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। तो ये भी आपको पता है, मैंने क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली वी कैन
कैन राइट द पार्टीशन फंक्शन ऑफ फॉर 2D एंड 3D बॉक्स एज। मैंने कैसे लिखा हुआ है, आपको पता है कि Q2D क्या होगा, Q1D x की मोशन x कोऑर्डिनेट के साथ ट्रांसलेशन, Q1D y कोऑर्डिनेट के साथ ट्रांसलेशन। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है मैंने किसका लिखा हुआ है, Q1D लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट में। अगर मैं y में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2πm/kt के ऊपर रूट, ये तो आएगा ही आएगा, डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 2h करूंगा, इनटू में क्या कर दूंगा ly कर दूंगा, क्योंकि इस टाइम आपका कोऑर्डिनेट क्या है y है। तो इसका रूट और इसका रूट मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, ये आपके पास पावर क्या है 2πm/kt पे पावर क्या है 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 बन जाएगी। इसको आप 2/2 की फॉर्म में याद रखिए, ना कि 1 की फॉर्म में। 2/2 की फॉर्म में आप याद रखोगे इसको 2D के केस के अंदर, यहां पर क्या हो जाएगा Lx इंटू में Ly, तो Lx इंटू में Ly। सेम अगर 3D की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास 2πm/kt के ऊपर 3/2, 1D के अंदर 1/2, 2D के अंदर 2/2, 3D के अंदर 3/2, और नीचे यहां पर क्या आपके पास h है, यहां पर भी क्या है h है, तो यहां पर क्या होगा 2D के केस में h² और 3D के केस में क्या हो जाएगा h3, Lx इंटू Ly और इंटू में Lz, क्योंकि मैं यहां पर तीनों कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। तो Q1D अगर आपको याद हो गया तो Q2D भी हो जाएगा और आपके पास Q3D भी हो जाएगा। अब यहां से मैं अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा, अपने जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस और भी कर सकता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको जनरली मोशन बताया कि आपका जो मोशन हो रहा है वो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो वहां पर वो क्या देगा आपको, वॉल्यूम देगा। क्योंकि जो आपकी Lx है, मान लीजिए आपकी Lx हो गई, या भी क्या हो जाएगी Ly हो जाएगी। अगर मैं क्या बनाऊंगा Lz बनाऊंगा, मान लीजिए आपके पास क्या है Lz है। अगर मैं इनको तीनों को जोड़कर देखूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, एक टाइप का क्यूबाइड बन जाएगा, और इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो जनरली आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। और आपके पास क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, Lx इंटू में Ly इंटू में Lz, यानी कि 3D के केस के अंदर जो आपका पीछे Lx Ly Lz है, इसकी जगह आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, V को लिख सकते हो, जो कि क्या है वॉल्यूम है। यानी कि अगर आपको कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है तो वहां पर आप लोग यहां पर क्या यूज करोगे, वॉल्यूम को यूज करोगे। अगर आपको लेंथ गिवन है तो आप लोग लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं, वॉल्यूम में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए। Lx इंटू Ly इंटू Lz जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बाकी जो आगे वाला पार्ट है मैंने यहाँ पर एज इट इज सेम लिखा हुआ है। तो Q1D को मैंने ड्राइव किया, उसके बाद मैंने यूज किया फीचर्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, उससे मैंने Q ऑफ 2D को निकाला, फिर मैंने Q ऑफ 3D को निकाला, और मैंने तीनों के पार्टीशन फंक्शन को याद कर लिया। तो पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन तो आपको याद हो गया, लेकिन जब मैंने आपको फीचर्स बताए थे पार्टीशन फंक्शन के, मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अगर इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती तो आप जिस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्रेशन दिखाऊं Q ऑफ 1D का, तो आप इस एक्सप्रेशन को देखकर बोल सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आपका क्या रहने वाला है, यूनिट लेस रहने वाला है, क्योंकि ये Q के बराबर है और Q आपका क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये यूनिट लेस कब हो सकता है, आपको पता है कि जो Lx है वो क्या है आपके पास लेंथ है, यानी कि इसकी यूनिट आपके पास क्या रहने वाली है, मीटर होने वाली है। इसका मतलब ये जो आपके पास आगे पार्ट लिखा हुआ है कांस्टेंट का, इस पूरे का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी यूनिट आपके पास क्या होनी चाहिए, मीटर का इनवर्स होनी ही चाहिए, तभी आप लोग इस मीटर के इनवर्स को इस मीटर से काट पाओगे और आपका Q1D क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। मैं इस पूरी क्वांटिटी को इनवर्स ऑफ मीटर बोल दूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि आपका जो 2h है अपॉन में 2πm/kt का जो रूट है इसकी यूनिट को मीटर बोल दूं, या फिर मैं इसकी यूनिट को क्या बोल सकता हूं, इनवर्स ऑफ मीटर बोल सकता हूं। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इनवर्स ऑफ मीटर बोल रहा हूं तो मैं इसको पहले इनवर्स करके उसकी यूनिट को मीटर भी कर सकता हूं। ये आपका कैसी यूनिट होनी चाहिए, इनवर्स ऑफ मीटर, इनवर्स ऑफ मीटर। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपकी मीटर किसकी यूनिट होगी, फिर 2h अपॉन में 2πm/kt का रूट की आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, आपके पास मीटर होनी चाहिए। अगर इसकी इनवर्स ऑफ मीटर है तो इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास मीटर हो जाएगी। 2 भी यहाँ पे लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 क्या है, नंबर है। अगर इसकी यूनिट क्या हो गई आपके पास, मीटर हो गई। अगर इसकी यूनिट मीटर है, इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हो। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एज Q इज यूनिट लेस, सो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ Q1D वी कैन से दैट h अपॉन में 2πm/kt का अंडर रूट मस्ट हैव द यूनिट ऑफ लेंथ एंड थस इट इज जनरली कंसीडर एट थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको लैम्बडा क्या होता है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। अगर आप लोग इस पूरी क्वांटिटी को लैम्बडा बोल रहे हो, जिसको आप लोग लैम्बडा से डिनोट करते हो, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप लोग लैम्बडा से डिनोट करते हो। अगर आप इसको लैम्बडा बोल रहे हो तो आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्बडा को रिप्लेस कर सकते हो, और आपका जो Q1D है वो आपका बन जाएगा Lx अपॉन में लैम्बडा। आपको इस फॉर्म के अंदर भी याद करना है Lx अपॉन लैम्बडा Q1D को, और आपको जो मैंने लास्ट फॉर्म बताई थी इस फॉर्म के अंदर भी आपको Q1D याद करना है। दोनों ही फॉर्म के अंदर आपको Q1D को याद करना है। अगर आपका Q1D Lx अपॉन में लैम्बडा है तो आपका Q1D क्या होगा, y डायरेक्शन के अंदर Ly अपॉन में लैम्बडा होगा। आपका Q1D क्या होगा,
जेड डायरेक्शन के अंदर एल जेड अपॉन में लैम्डा होगा। अगर मैं बात करता हूँ 2D के केस के अंदर तो 2D में क्या हो जाएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की तो एल एक्स इंटू में एल वाई अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा यानी कि लैम्डा का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो क्यू 2D के लिए भी। अगर मैं क्यू 3D की बात करूंगा तो एल एक्स इंटू एल वाई इंटू में एल जेड इंटू में लैम्डा का क्यूब। अब मैं एल एक्स इंटू एल वाई एल जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी भी लिख सकता हूँ। तो आपका क्यू 3D क्या हो जाएगा, वी अपॉन में लैम्डा का क्यूब। तो आपको ये तीनों चीजें यहां से याद रखनी है। पार्टीशन फंक्शन 1D के लिए भी याद रखना है, 2D के लिए भी याद रखना है और 3D के लिए भी याद करना है। बेसिकली आपको सिर्फ 1D का पता होना चाहिए, 2D और 3D का आप लोग वैसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। और एल एक्स इंटू एल वाई इंटू में एल जेड को आप लोग वॉल्यूम भी लिख सकते हो और जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर वो वॉल्यूम ही देखे रखेगा। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था थर्मोडायनामिक्स तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना होता है, 3/2 RT होता है। जैसे कि मैंने जब आपको वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि लो टेम्परेचर के ऊपर कंट्रीब्यूशन 0 और हाई टेम्परेचर के ऊपर कंट्रीब्यूशन RT, तो उसको मैंने ड्राइव किया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सेम हम अभी करने वाले हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग जो आपने एनर्जी कंट्रीब्यूशन पढ़ा था 3/2 RT, वो उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आपको पता है कि जो आपका U होता है वो क्या होता है, RT² del/del T of ln Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद आपको U की क्या करना है, आपको सिर्फ Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी जो आपने अभी भी पढ़ी है। आपने अभी भी पढ़ा है कि आपका जो Q3D होता है वो आपका होता है 2 पाई m KT की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h का क्यूब इंटू में v, राइट, इस इंटू में v। ये आपने पढ़ा है बेबी Q ऑफ 3D। ये किसका है, Q ऑफ 3D का है। अगर आप लोगों को इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो आपको ट्रांसलेशन मोशन को तीनों कोऑर्डिनेट में देखना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी में आपके मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस के अंदर मूव करते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर मूव करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर किसका यूज कर रहा हूँ, Q ऑफ 3D का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए del/del T ऑफ ln Q और आपके पास कुछ इस फॉर्म का क्या है, Q है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका Q दिया हो इस फॉर्म के अंदर, पहले क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर कोई भी पावर हो, तो आपका del/del T ऑफ ln Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो m अपॉन में T। m क्या था यहाँ पर, T के ऊपर पावर था। तो इस फॉर्म को भी आप लोग कैसे रीड कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि ये सब क्या आपके पास 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, ये जो 2 आपके पास है क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, h³ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी कांस्टेंट इंटू में t रेज टू द पावर 3/2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, कांस्टेंट इंटू में t रेज टू द पावर 3/2 वाली फॉर्म। अगर आप लोग इस फॉर्म से, इस फंक्शन से डायरेक्टली del/del T ऑफ ln Q लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय क्या, t यानी कि 3/2t। तो ये आपका निकल कर आ गया del/del T ऑफ ln Q। इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करूंगा। जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा 3/2t इंटू में RT² करूंगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा, 3/2 RT निकल जाएगा। तो इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ किया, जिसको हमने यूज किया था क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। मैंने आपको वहां पर कहा था कि इस चीज को मैं आपको स्टैटिस्टिकल के अंदर प्रूफ भी कर दिखा दूंगा। तो वाइब्रेशन का जो आपके पास एनर्जी कंट्रीब्यूशन था, लो टेम्परेचर पे 0, हाई टेम्परेचर पे RT, उसको भी प्रूव कर लिया है। और जो आपका ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका एनर्जी कंट्रीब्यूशन था 3/2 RT, उसको भी हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। रोटेशन कोरस्पॉन्डिंग में हम लोग जब पढ़ेंगे रोटेशन फंक्शन को तब हम लोग उसको वहाँ पर प्रूव करेंगे। तो जो चीज़ें आपको जरूरत थी ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन से वो आप लोगों ने पढ़ ली है। अब क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के, किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर के अंदर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। और पार्टीशन फंक्शन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वाइब्रेशन का हो, रोटेशन का हो, या फिर ट्रांसलेशन का हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक का हो। चारों ही कोरस्पॉन्डिंग जो आप लोग पढ़ते हो पार्टीशन फंक्शन को, वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिया है, फॉर एन आइडियल गैस विद मोलर मास m द मोलर ट्रांसलेशन एंट्रोपी एट गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी भी CSIR नेट के अंदर आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने पार्टीशन फंक्शन को अच्छे से पढ़ा है, वरना इस टाइप के क्वेश्चंस वो नहीं कर पाएगा। इसको आपको कैसे करना है, आपसे क्या क्या गिवन है आपको, फॉर एन आइडियल गैस विद मोलर मास m, यानी कि आपको मोलर मास गिवन है गैस का, द मोलर ट्रांसलेशन एंट्रोपी एट गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। और ऑप्शन आपके पास क्या है, m है, m यानी कि e रेज़ टू द पावर m, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी क्या है, m है। यानी कि मोलर मास के ऊपर किस तरीके से आपकी ट्रांसलेशनल एंट्रोपी डिपेंड कर रही है। एंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरीके से पार्टीशन फंक्शन से एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको वहां पर फॉर्मूला बताया था कि आपका S क्या होता है, R ln Q T below U, R ln Q T below U। इससे आपको S का फॉर्मूला पता है। अगर आपको ट्रांसलेशन मोशन की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी को निकालना है तो आपको ट्रांसलेशन मोशन की कॉरस्पॉन्डिंग किसको यूज करना पड़ेगा, पार्टीशन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो S है किस तरीके से आपका M के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशन मोशन कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास
जो आपके पास ट्रांसलेशन मोशन कोरस्पोंडिंग जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन होता है वो आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अभी पढ़ा है क्या होता है वो 2 पाई एम के टी, ये जो एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एम क्या आपके पास मास ही तो है, अगर गैस है तो मोलर मास हो जाएगा, अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, मास ही है। यहाँ पर गैस की बात करो तो एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो तो आपका एम के ऊपर डिपेंड करता है। आर क्या है, कॉन्स्टेंट है। यू क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टी क्या है, टेम्परेचर है। यानी कि मास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आएगा, क्यू के अंदर आएगा। तो अगर आपको 3D का क्यू पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यू क्या लिखोगे, क्यू ट्रांसलेशन ऑफ 3D। उसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी। वैल्यू क्या है इसकी, 2 पाई एम के टी के ऊपर पावर 3/2। नीचे क्या आएगा, एच का क्यूब आएगा, इनटू में क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, प्लस का क्या यू बाई टी। यू क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। टी क्या है, टेम्परेचर है। इसको आप भूल जाओ, इसको करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो कहीं मोलर मास आएगा ही नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, मोलर मास आ रहा है। तो किस तरीके से आगे मोलर मास आपके पास ln, उसके बाद आपके पास कुछ m है, m पे पावर क्या है, 3/2 है। तो ln की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास ये जो ऊपर जो पावर होती है ये आपके पास आगे आ जाएगी। तो ये किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इसको 3/2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, r.3/2 ln 2 पाई एम के टी। एम पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ln के फंक्शन के साथ डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया। आपका जो एंट्रोपी है, ट्रांसलेशनल एंट्रोपी, ये जो आपके है वो मोलर मास के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रही है, लोग के फंक्शन के साथ डिपेंड कर रही है। ln m की तरह वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपसे एंट्रोपी पूछी गई है कई बार। ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग की आपकी एंट्रोपी क्या होती है, तो उसके लिए आपको पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन मोशन कोरस्पोंडिंग आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके कोरस्पोंडिंग। एक मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ से गेट 2003 का। अगर गेट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यूज होने वाली है, तो कैलकुलेटर आपका यहाँ पर अलाउड होगा। वैसे भी गेट में आपका कैलकुलेटर होता ही है। क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल कन्फाइंड इन 100 ml फ्लास्क एट 298 केल्विन। मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है H2 का 2.016 ग्राम पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें गिवन है कि आपका जो पार्टीशन फंक्शन है, आपका जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एटम, वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, वॉल्यूम पता है 100 ml, आपको ये पता है टेम्परेचर 298 होता है, और आपको पता है कि मोलर मास जो है वो आपका 2.016 ग्राम पर ml होता है। अब आपको क्या निकालना है, क्यू ऑफ ट्रांसलेशन निकालना है। अगर आपको ये निकालना है तो आपको इसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। क्या होता है, 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एच का क्यूब इनटू में आपको वॉल्यूम करना है। तो वॉल्यूम आपको पता है, आपको क्या क्या पता है, आपको वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर आपको पता है, के क्या होता है कांस्टेंट, एम क्या है आपको पता है, गैस की बात करूंगा तो क्या लूंगा, मोलर मास, ये आपको पता है, एच क्या होता है कांस्टेंट, पाई क्या होता है कांस्टेंट, 2 क्या होता है कांस्टेंट। यानी कि आपको सब कुछ तो पता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना और अपने आंसर को निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कराकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पर मोलर मास की जगह जो आपका फॉर्मूला है Q3D का, फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 इनटू में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एच का क्यूब। इस फॉर्मूले के अंदर आपको मास को पुट करना पड़ेगा और आपको वॉल्यूम को पुट करना पड़ेगा। तो किस यूनिट के अंदर आपको मास पुट करना है और किस यूनिट के अंदर आपको वॉल्यूम पुट करना है वो आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। जो आपको मास पुट करना है वो आपको केजी के अंदर पुट करना है, जो आपको वॉल्यूम पुट करना है वो आपको मीटर क्यूब के अंदर पुट करना है। अगर आप लोग इसको इस यूनिट के अंदर पुट नहीं करोगे तो आपका जो Q3D है वो कंप्लीटली यूनिटलेस नहीं आएगा, और अगर आपका Q3D यूनिटलेस नहीं आया तो वो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन तो यूनिटलेस होता ही है। किस तरीके से आपकी, अगर आप इसको केजी लोगे, इसको मीटर क्यूब लोगे, तो कैसे आपकी यूनिट कटेगी उसको आप लोग जरा यहाँ पर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू ट्रांसलेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया। 2 की जगह क्या लिखा मैंने यहाँ पर 2 लिखा। पाई क्या होता है 3.14 होता है। एम आपको गिवन है क्या है 2.016 है। के आपका क्या है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब मैं इस मास को यहाँ पर केजी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। केजी में कन्वर्जन के मैंने क्या लगा दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लगा दिया। क्या है कन्वर्जन फैक्टर है। के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या लिख दिया मैंने 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टी क्या है टेम्परेचर, मैंने क्या पुट कर दिया
298। वॉल्यूम की जगह मैंने क्या पुट किया है, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 100 इंटू में 10⁻⁻⁻�6। ये आपको ml के अंदर गिवन था, मैंने यहाँ पर इसको मीटर क्यूब के अंदर चेंज कर दिया। कन्वर्जन में अभी पढ़ाऊंगा किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। नीचे क्या आपके पास h क्यूब है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, उसका क्यूब। तो मैंने यहाँ पर यूनिट किसकी ली है, ये मैंने ली है केजी के अंदर और ये मैंने किस में ली है, मीटर क्यूब के अंदर। तो बेसिकली आपको इनके यूनिट्स को ही याद रखना है। तो किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है, अगर आपको मास को चेंज करना है ग्राम पर मोल से, अगर आपको मास को चेंज करना है ग्राम पर मोल से, तो आपको 1.67 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका मास जो है वो केजी के अंदर केजी पर मोलिक्यूल में चेंज होगा। अगर आपको ग्राम पर मोल से केजी पर मोलिक्यूल में आना है तो आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये यूनिट कन्वर्जन आपको सिर्फ यहाँ पर याद नहीं रखना, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या फिर आपकी फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, वहां पर आपको इस फॉर्मूले की, इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो इस कन्वर्जन को आपको याद रखना ही रखना है। 1 ग्राम पर मोल को अगर आपको केजी पर मोलिक्यूल में चेंज करना है तो आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको यहां पर मास को केजी पर मोलिक्यूल में ही लेना है। उसके बाद वॉल्यूम का कन्वर्जन किस तरीके से करते हो, ये मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 में बताया है। मैंने आपको वहां पर बताया था कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी के अंदर आपके पास कितना पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। ये मैंने आपको बताया था। 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर लंबी टंकी के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब के अंदर आपके पास 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर के अंदर आपके पास 1000 ml होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे, इसको आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 0 और लगा दो, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ml। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में आपके पास 10⁻⁶ ml होते हैं। इसका मतलब क्या, 1 ml के अंदर आपके पास 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब होते हैं। तो अगर आपको ml को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो आपको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ग्राम पर मोल को केजी पर मोलिक्यूल में चेंज करना है, जो कि आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी जरूरत पड़ेगी और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कन्वर्जन के लिए मैंने मास की जगह क्या रखा, ये आपके पास किस में था, ग्राम पर मोल में। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻26, ताकि आपका जो मास है किसमें बन जाए, केजी पर मोलिक्यूल के अंदर बन जाए। इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्जन कर दिया। उसके बाद वॉल्यूम आपके पास किसमें था, 100 ml आपके पास ml में था। इसको मैंने 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया ताकि आपका वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब के अंदर बन जाए। अब देखते हैं कि यूनिट वाइज आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो यूनिट लेस हुआ कि नहीं हुआ। मैं बारी बारी सबकी यूनिट पुट करने वाला हूं, ठीक है। 2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं रहेगी। पाई क्या है, कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं रहेगी। m क्या है, मास है, मैंने किस में निकाला है, केजी पर मोलिक्यूल में निकाला है। तो मैंने क्या कर दिया, m की यूनिट को यहां पर पुट कर दिया। उसके बाद क्या है आपके पास, k है। k आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, जूल पर केल्विन होती है। लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप तब यूज करते हो जब आप लोग एक मॉलिक्यूल की बात करते हो, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल के लिए है, यानी कि वो किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए है। तो मैंने यहां पर इनटू में 1 मॉलिक्यूल रख दिया ताकि आप लोग यहां से मॉलिक्यूल को काट सको। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लोग मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हो और आप आर को किसके लिए यूज करते हो, मोल के लिए यूज करते हो। तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक मॉलिक्यूल लगा दिया। अब इजी ये रहेगा कि आप यहां पर केजी पर मॉलिक्यूल की जगह आप लोग यहां पर केजी को याद कर लो कि आपका केजी ही होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ग्राम पर मोल केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। केजी पर मॉलिक्यूल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग केजी पर मॉलिक्यूल ले रहे हो तो यहां पर भी आपको एक मॉलिक्यूल के लिए केल जो है वो उसको आपको यहां पर 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। उसके बाद टेम्परेचर यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। मैंने यहां पर केल्विन कर दिया। इस सभी यूनिट के ऊपर पावर कितनी है, 3/2 है। नीचे क्या आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। तो यहां पर आपने क्या रख दिया, जूल सेकंड की पावर क्या, क्यूब इनटू में मीटर क्यूब। अब आप लोग देखो इन यूनिट को काट के, यहां पर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कट जाएगा, इसको आप लोग यहीं काट दो। यहां क्या बनेगा, जे के ऊपर 3/2, जे के ऊपर क्या बन जाएगी, पावर 3/2। यहां पर क्या है, केजी के ऊपर पावर 3/2, यहां पर के के ऊपर पावर 3/2 और नीचे क्या बन जाएगी, जे के ऊपर पावर 3, एस के ऊपर पावर 3। लेकिन अगर आपको इस केजी को काटना है तो नीचे तो कहीं भी केजी है ही नहीं, तो यानी कि केजी को आपको उस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो पहले से ही इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। और आपको पता है कि आपका जो 1 जूल होता है वो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपका 1 जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो आपका 1 केजी कितना हो जाएगा, 1 केजी आपका हो जाएगा 1 जूल सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब आपको सिर्फ केजी की जगह पुट करना है किसको, जूल सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। जैसे ही आप पुट करोगे आपकी सारी यूनिट्स कट जाएंगी। कैसे कटेंगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। जूल इंटू में जूल क्या, जूल का स्क्वायर, उस पर पावर क्या 3/2, तो ये कितना बच गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ जूल बच गया। इस जूल से आप लोग जूल का क्यूब बच गया, जूल का क्यूब बच गया, तो इस जूल के क्यूब से आप लोग क्या काट सकते हो, इस जूल के क्यूब को काट सकते हो। तो ये तो आपके पास कट गया। यहां पर क्या है, सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर इंटू में 3/2 क्या हो जाएगा, आपके पास सेकंड का क्यूब हो जाएगा। तो इस सेकंड के क्यूब से, इस सेकंड के क्यूब से आप लोग इस सेकंड के क्यूब को भी काट सकते हो। केल्विन से आपका केल्विन यहाँ कट ही रहा है। यहाँ पर क्या है, मीटर की पावर 2 है, मीटर की पावर 2 के ऊपर पावर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 से करोगे, तो क्या बन जाएगा, मीटर का क्यूब बन जाएगा। और इस मीटर क्यूब को आप लोग इस मीटर क्यूब से काट सकते हो। तो मीटर क्यूब को तभी काट पाओगे जब आपके पास वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। इसीलिए आप लोगों ने वहां पर आपकी जो वॉल्यूम है उसको आपने मीटर क्यूब में चेंज किया है। और आपका जो मास है उसको केजी में इसलिए किया क्योंकि आपके वहां पर जूल है, तो जूल का कन्वर्जन भी आपको केजी में करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए इस बात को, मास को पुट करोगे तो केजी के अंदर पुट करोगे, और अगर आप लोगों को वॉल्यूम को पुट करना है तो मीटर क्यूब के अंदर पुट करोगे। तभी आप लोग अपने बाकी सब वेरिएबल्स की यूजुअल यूनिट्स को ले सकते हो जिनको आप लोग केमिस्ट्री के अंदर लेते ही हो। तो मास के ऊपर अच्छा खासा ध्यान रखना है और वॉल्यूम के ऊपर अच्छा खासा ध्यान रखना है। तो कैलकुलेटर आपके पास है ही, इसको आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपका आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की अब आगे जरूरत है नहीं। ये सेम क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर आया, गेट की कॉपी नेट के अंदर बहुत बार हो चुकी है। जो क्वेश्चन गेट में आते हैं वो एज इट इज उठाकर आपको नेट में दे देते हैं और आपको कुछ वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। क्वेश्चन क्या आपके पास, द ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए ड्यूटोरियम, वहां पर किसका था, हाइड्रोजन का था, यहाँ पर किसका है, ड्यूटोरियम का है, कन्फाइंड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम है। फ्लास्क एट टेम्परेचर 298 केल्विन, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो सेम उस टाइप का ही क्वेश्चन है, बस वॉल्यूम यहाँ पर किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्यूटेरियम क्या है आपके पास, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसका मोलर मास ये हो जाएगा और उस मोलर मास को किस में लेना पड़ेगा, आपको केजी के अंदर लेना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातों का ध्यान रखोगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। जून 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है और दोबारा भी आने के चांसेस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा टफ पड़ता है यूनिट वाइज, क्योंकि यूनिट्स का बच्चे अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, द सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस इन ए फिक्स्ड वैल्यू वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम V डिपेंड्स ऑन द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ एज, लैम्बडा के ऊपर किस तरीके से आपका पार्टिकल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन डिपेंड करता है। आपको पता है कि Q3D आपका क्या होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अगर आपने बात की यानी कि 3D स्पेस की बात की है तो Q किसका लोगे आप लोग, 3D का लोगे। वो आपके पास क्या होता है, V अपॉन में लैम्बडा क्यूब होता है। तो Q जो है वो लैम्बडा पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, -3 पावर के साथ, यानी कि वो जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा के ऊपर पावर क्या लगाओगे आप लोग, -3 लगाओगे। यानी कि आपके पास n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -3 है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो क्या दिया गया हुआ था, आपको फंक्शन दिया हुआ था, उसके बाद प्रोपोर्शनल दिया हुआ था कि आपका जो लैम्बडा है उसके ऊपर n है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये आप लोग आराम से कर लोगे अगर आप लोगों को पार्टीशन फंक्शन पता है 3D का। ये क्वेश्चन भी नेट के अंदर आया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, पर ये क्वेश्चन भी जो है आपका वो नेट का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इससे आप लोगों ने क्या निकाला था, एंट्रोपी को निकाला था। सेम उसी क्वेश्चन का उसी कंसेप्ट को यूज किया हुआ है, बस थोड़ा सा अलग पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ 2 गैसेस A and B SA0 minus SB0 at a given temperature is मोलर मास ऑफ A इज ट्वाइस देन मोलर मास ऑफ B। आपको पता है कि जो आपका S होता है वो क्या होता है आपके पास, RlnQ T बिलो यू, T बिलो यू। आपको इस तरीके से फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो। S क्या हो गया, RlnQ T बिलो यू। आपको पता है कि जो U है वो आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है और टेम्परेचर आपका A गैस के लिए भी और B गैस के लिए क्या है, सेम है। तो ये वाला पोर्शन A के लिए भी सेम होगा और आपका B के लिए भी सेम होगा। अब आपको Q पता है क्या होता है, Q आपका मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको ये भी पता है कि आपके पास मोलर मास किस तरीके से रेट हो रखे हैं A और B के, तो आप लोग आराम से निकाल सकते
सकते हो एस ए का और फिर एस बी का, और उसके बाद एस ए के अंदर से एस बी को आप लोग माइनस कर दो, आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी आराम से निकल कर आ जाएगा। और जो भी आपका आंसर निकल कर आता है उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, ताकि जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे उनको एटलीस्ट आंसर का पता चले। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन कराकर दिखा दूंगा। एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट जून 2019, गेट 2015 में क्वेश्चन आया था, जहां पर उसने सिर्फ और सिर्फ एस के बारे में पूछा था, और यहां पर उसने क्या पूछ लिया, एस ए माइनस का एस बी पूछ लिया। तो कंसेप्ट एकदम सेम यूज किया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं CSIR नेट और गेट के अंदर। तो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन के अंदर से आपको क्या क्या याद करना है, आपको 1D का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको 2D का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको 3D का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कि कौन सी चीज़ आपके मास के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ आपके पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, इजी क्वेश्चन ही आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही ईजी टॉपिक था ये वाला भी, आपको इसको भी अच्छे से कवर करना है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है वाइब्रेशन के बारे में, जैसे हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन पार्टीशन फंक्शन के बारे में। आज मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ कि आगे रोटेशन पार्टीशन फंक्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, किस तरीके से आप लोग से डिटरमाइन करते हो। तो स्टार्टिंग तरीका तो वही है, जनरल एक्सप्रेशन आपके पास क्या रहेगा, Q इक्वल टू समेशन ऑफ जी आई ई रेज टू द पावर माइनस का ई आई अपॉन में के टी। और ट्रांसलेशन को पढ़ाने से पहले मैंने आपको बोला था कि ट्रांसलेशन के अंदर और रोटेशन के अंदर आप लोग इंटीग्रेशन का यूज करोगे, आप लोग समेशन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसका जो डेल्टा ई है वो के टी से छोटा होता है। ट्रांसलेशन के केस के अंदर छोटा छोटा होता है, रोटेशन के केस के अंदर छोटा होता है। इसका मतलब ट्रांसलेशन में ज़्यादा छोटा होता है और रोटेशन में वो कम छोटा होता है। उसके बाद आपको जी आई पता चल जाए, आपको ई आई पता चल जाए, आप यहाँ पर पहलू को पुट करोगे, अपने क्यू को निकाल लोगे, उसको याद कर लोगे। तो ज़्यादा टफ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जी जे पता होना चाहिए और आपको ई जे पता होना है। तो आप कहाँ पर जाओगे, आप लोग क्वांटम के पास जाओगे और क्वांटम से पूछोगे कि भाई रोटेशन मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जी जे क्या होता है और आपका ई जे क्या होता है। तो वहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि जो आपका जी जे है वो आपका 2j+1 होता है, और जो आपका ई जे है वो BJ+1 होता है। बी आपका क्या होता है, रोटेशन कांस्टेंट होता है। अगर इस चीज़ को समझने में आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ क्वांटम केमिस्ट्री को रेफर कीजिए। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको इस चीज़ को अच्छे से बताया हुआ है, क्या आपका बी है, कैसे आपका जी जे ये निकल कर आया, क्या फॉर्मूला होता है, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से वहाँ पर प्रूव किया है। तो अब आपको पता चल गया है कि आपको किस तरीके से रोटेशन पार्टीशन फंक्शन को डिराइव करना है। जी जे आपके पास है, ई जे आपके पास है, आपको पता है कि आपको यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन लाइन भी लिखी हुई है, द एनर्जी लेवल स्पेसिंग इन केस ऑफ रोटेशन मोशन इज स्मॉलर देन के टी, सो समेशन में बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, समेशन में बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। तो अब क्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ जी जे ई रेज टू द पावर ई जे अपॉन में के टी इनटू में डी जे। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, जे है। जे क्या होता है, रोटेशन क्वांटम नंबर होता है। तो वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर आपके पास, जे हो गया। ये एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज उठाए हैं क्वांटम केमिस्ट्री से, वहाँ से आप लोग रेफर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर कैसे जी जे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ और ई जे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ। तो जी जे की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2j+1, और ई जे की जगह मैंने क्या लिख दिया, BJ+1। अब यहाँ से हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग देखिए कैसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कराऊंगा और फिर बताऊंगा आपको कि रोटेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है और कितना आपको वहाँ से याद करना है। और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर के, CSIR नेट के भी और गेट के भी। तो आप लोगों ने पार्टीशन फंक्शन को पढ़ लिया है, उसके फीचर्स को पढ़ लिया है, आप लोगों ने वाइब्रेशन मोशन कोरेस्पॉन्डिंग जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है वो आपने पढ़ लिया है, और आप लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन कोरेस्पॉन्डिंग भी पढ़ लिया है, और रोटेशन कोरेस्पॉन्डिंग हमने अभी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से इसको ड्राइव कर बताऊंगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमने यहाँ पर ओपन कोर्स ग्रेड चला रखा है जहाँ पर कोई भी बच्चा पढ़ सकता है एट नो कॉस्ट। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ एकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज़ अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।